पूरे देश में हर साल 15 अगस्त को आजादी का जश्न स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आज मोटो टॉक्स चैनल पर हम जानेंगे कि 15 अगस्त को जो भारत को आजादी मिली थी, तो वो आजादी भारत को मिली थी या भारत में रहने वाले लोगों को मिली थी। इस विषय पर गंभीरता से बात करेंगे। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस पर अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था और यह आजादी हमें बहुत संघर्ष, बलिदान और कई वीरों और वीरांगनाओं को अपनी जान की कुर्बानी देने के बाद हमें ये आजादी अंग्रेजों से हमने ली थी। और कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गया था। जब भारत देश आजाद हुआ तो इस आजादी के बारे में भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि यह आजादी भारत को मिली है या भारत के लोगों को मिली है। तो इस विषय पर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि फ्रीडम टू द पीपल और फ्रीडम टू द कंट्री में अगर मैं बात कहूँ तो यह फ्रीडम टू द कंट्री है, ना कि टू द पीपल। इसका मतलब यह हुआ कि भीमराव अंबेडकर जी का यह मानना था कि यह जो आजादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली थी, वो आजादी केवल भारत को मिली थी, भारत के लोगों को नहीं। मतलब भारत के जो लोग हैं वो अभी भी गुलाम हैं। इस बारे में भारत के महानायक क्रांतिवीर अन्ना भाऊ साठे जी ने कहा था कि यह आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। और उनका यह नारा आज भी इतने सालों बाद एकदम सही साबित होता है, क्योंकि हम आसपास देखते हैं कि भारत में करोड़ों लोग भूखमरी की कगार पर हैं। उनका रहना, उनका खाना, उनके बच्चे पैदा करना, सोना, सभी कुछ फुटपाथ पर होता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया था कि भारत में 83 करोड़ लोग भूखमरी की कगार पर है और यह आंकड़ा यकीनन अब बढ़ चुका होगा। अगर भारत की आजादी की बात करें तो भगवान के बाद डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है। हम डॉक्टर को दूसरा भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान के बाद किसी व्यक्ति को बचाना डॉक्टर्स के हाथ में होता है। आज इसी भारत देश में कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उसका रेप करके उसे मार दिया गया। यह है भारत का सिस्टम और हमारी आजादी। भारत देश में अगर आप ऊंची जाति से हैं और आपके अंदर टैलेंट नहीं है, तब भी आप आगे बढ़ सकते हैं, तब भी आप डीएम बन सकते हैं या किसी भी उच्च पोस्ट पर जा सकते हैं, तब भी आपको मान सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर आप निचले तबके से हैं, अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं या SC ST OBC में आते हैं, तो आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, आपका आकलन आपकी जाति के अनुसार होगा। आप यहाँ तक राष्ट्रपति भी बन जाइए, आपको दलित राष्ट्रपति के नाम से ही संबोधित किया जाएगा। और यह जातिवादी सिस्टम का जो भेदभाव है वो केवल आपको आपके भारत देश में नहीं, बल्कि आप भारत से बाहर भी चले जाइए, तब भी आपके साथ आपकी जाति जाती है। यानी इंडिया टुडे नाम की इंटरनेशनल मैगजीन के एक आर्टिकल के अनुसार यह कहा गया कि भारत से बाहर लोग गए और उनके साथ उनकी जाति भी गई, यानी जो जाति है वो कभी भी नहीं जाती। और इसका परिणाम हमने ओलंपिक्स में देखा। भारत की महिला पहलवान जिसने भारत का नाम केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में रोशन किया, वो अपने हक और सम्मान की लड़ाई केवल मैदान के रिंग में नहीं बल्कि धरातल पर भी लड़ती आ रही थी। वो महिला पहलवान जिसने दुनिया की नंबर 1 पहलवान को हरा दिया, जिसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया था। लेकिन वो महिला पहलवान इस सिस्टम से हार गई, इस सिस्टम ने उसे हरा दिया और इस वजह से उसका कैरियर बिल्कुल फ्लॉप हो गया। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ विनेश फोगाट जी के बारे में, जिन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया और जिस वजह से उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। ये भारत की आजादी है जिसमें अगर कोई महिला आगे बढ़ना चाहती है, पहली बात तो उसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, लेकिन फिर भी वो किसी तरह मुश्किल से संघर्षों का सामना करके, यहाँ तक कि शोषण का भी सामना करके वो आगे बढ़ती है, अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाती है। इसके बावजूद भी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की महिला के साथ इस तरह का भेदभाव किया जाता है, उसे साजिश के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इस देश में जाति की वजह से आपको सम्मान मिलता है और ऐसे लोगों के लिए संविधान के कुछ मायने नहीं है। वो अपने ही पॉलिसीज से इस भारत देश को चलाना चाहते हैं और इसका परिणाम हमने रिजर्वेशन में भी देखा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिजर्वेशन का फैसला दिया गया, जिसमें SC और ST रिजर्वेशन में सब कैटेगरी बनाई जाए,
उनका वो फैसला असंवैधानिक था। इस डिसीजन बेंच में मात्र एक महिला थी और वो महिला इस फैसले के खिलाफ थी। बाकी सारे 5 जजों ने, जो कि सवर्ण थे, उन्होंने SC/ST लोगों के रिजर्वेशन के तहत ये फैसला दिया। हालांकि इस फैसले पर अभी रोक लगा दी गई है। ऐसे लोग जो ना तो SC से बिलोंग करते हैं ना तो ST से बिलोंग करते हैं, ऐसे लोग SC और ST के लोगों के लिए नियम और कानून बनाते हैं और लोगों को मजबूरीवश उनका पालन करना पड़ता है। यह है भारत का सिस्टम। भारत देश में अगर न्यायपालिका की बात की जाए, कार्यपालिका की बात की जाए, विधायिका की बात की जाए या मीडिया की बात की जाए, ये चारों पिलर देश के आधारभूत स्तंभ होते हैं। इन्हीं पर ही किसी भी देश की नींव टिकी होती है। इन चारों पिलर्स में कहीं भी 100% रिजर्वेशन नहीं है। कहीं भी SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज की जो संख्या है वो उनके संख्या के अनुसार नहीं है, तो कैसे भारत देश का जो इतना बड़ा तबका है वो विकसित हो पाएगा, वो कैसे उन्नति कर पाएगा, ये सोचने का विषय है। हर सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि उसके सभी नागरिक अच्छा जीवन जिए, अच्छा खाना खाएं, अच्छे कपड़े पहने, उनके पास रहने के लिए अच्छा घर हो, उनको रोजगार के अवसर दिए जाएं, किसी भी तरह का उनके साथ कोई भेदभाव ना हो और उनका जो देश है वो हर कदम पर विकास करे। ऐसी जिम्मेदारी सरकार में जो सत्ता में लोग बैठे होते हैं उनकी होती है। लेकिन इस भारत देश का यह सिस्टम है कि अगर आप कावड़ लेने जाते हैं, उस कावड़ में मिनिमम 10 से 15 हजार रुपए का खर्च आता है और हर साल लोगों का ये जो खर्च है बढ़ता हुआ जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले जो कावड़ यात्रा हुई उसमें करीबन करोड़ों रुपए का व्यापार हुआ और जो ये पैसा है ये सारा सवर्ण जाति के लोगों की जेब में गया। अगर आप कावड़ लेने जाते हैं तो देश के मुख्यमंत्री आप पर फूलों की बरसात करते हैं, आपका हर तरह से साथ सहयोग किया जाता है। सवर्ण लोग आपकी चिकित्सा के लिए जगह जगह कैंप लगाते हैं, भंडारे किए जाते हैं, आपकी सेवा की जाती है ताकि आप अच्छी तरह से कावड़ लाने में सक्षम हो जाए, आप अच्छी तरह से कावड़ लेकर आए, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन वहीं आप इस सरकार से अगर रोजगार की मांग करते हैं, अगर आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आप पर डंडे बरसाए जाते हैं, आपको मार दिया जाता है, आपका शोषण किया जाता है और आपको हर तरीके से डरा धमका कर आपकी आवाज को दबा दिया जाता है। एक ही अपराध 2 लड़कियों के साथ होता है, लेकिन अपराध की शिकार हुई लड़की के जो अपराधी हैं उन्हें न्याय मिलता है और दूसरी तरफ उसी अपराध की जो शिकार महिला है उसे न्याय नहीं मिलता है। ये भारत देश का सिस्टम है। मैं बात कर रही हूँ कुछ साल पहले हुए भारत में रेप हत्याकांड की, जिसे हम सभी लोग निर्भया के नाम से जानते हैं। उस लड़की का नाम निर्भया था ही नहीं, लेकिन सरकार ने एक प्रोपोगेंडा के तहत निर्भया के नाम से उस रेप कांड को पूरे देश भर में प्रचार और प्रसार किया और उस लड़की के लिए सभी लोगों ने आवाज उठाई, कैंडल मार्च किए, धरने प्रदर्शन किए और आखिर में उस लड़की के अपराध के जो अपराधी थे उन सभी को सजा भी हुई। लेकिन उस लड़की का असली नाम किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो जो लड़की थी वो एक सवर्ण जाति से थी। इस वजह से पूरा सिस्टम हिल गया उसे न्याय दिलाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अभी कुछ महीनों पहले ही हाथरस में एक रेप हत्याकांड हुआ, जिसके बारे में सभी जानते हैं। उस लड़की का नाम क्या था वह भी जानते हैं और विद जाति जानते हैं। दिल्ली में जो रेप कांड हुआ उस लड़की का नाम और जाति किसी को नहीं पता, लेकिन हाथरस में जो रेप हत्याकांड हुआ उसका नाम भी पता है और उसकी जाति भी पता है। यह है भारत का सिस्टम। और हाथरस में जिस लड़की के साथ वो रेप हुआ उस लड़की के परिवार वालों को डेड बॉडी तक नहीं दी गई और उन्हें किसी तरह से उन्हें समझा बुझाकर उनकी आवाज को दबा दिया गया है और उनके जो आरोपी हैं उन्हें अभी तक सजा नहीं मिली है। यह है भारत का सिस्टम, जहां निर्दोष को दोषी करार दिया जाता है और दोषी को निर्दोष करार दिया जाता है। दोषी खुलेआम यूं ही घूमता रहता है, दोषी विदेश भाग जाता है। यह है भारत का सिस्टम और ये है भारत की आजादी। इस आजादी में करोड़ों लोगों को बेघर किया गया। इस आजादी में करोड़ों बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में बिना एग्जाम दिए आपको पास करना है और किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना, ऐसा सिस्टम सरकार ने बनाया हुआ है। क्योंकि सरकार को रोजगार तो देना नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो वो रोजगार मांगेंगे। इस वजह से सरकार शुरू से ही बच्चों को केवल और केवल साक्षर बनाने का काम कर रही है, उन्हें शिक्षित बनाने का काम नहीं कर रही है। ये है हमारे देश की आज़ादी, जहाँ आज भी महिलाएं घर से निकलने में असुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं। आज भी महिलाओं के साथ कई तरह के अन्याय अत्याचार हर दिन निरंतर हो रहे हैं। आज भी लाखों लड़कियां
गायब हैं और उनका कुछ भी अता पता नहीं है। अब बात करते हैं अभी हाल ही में हुए 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के बारे में। भारत देश से ओलंपिक्स में 117 लोगों को भेजा गया, लेकिन उस ओलंपिक्स में मात्र 6 मेडल पूरे भारत देश ने जीते और इस वजह से पूरे विश्व में जो भारत की रैंक रही है वो है मात्र 71। और सबसे दुख की बात तो ये है कि भारत ने इस ओलंपिक में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। एक सिल्वर मेडल फोगाट जी के द्वारा आ सकता था तो पदकों की संख्या 7 हो जाती, लेकिन फोगाट जी के साथ हुई साजिश की वजह से उनको कोई भी मेडल नहीं मिल पाया। पूरे विश्व में अमेरिका नंबर 1 पर है। अमेरिका ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला यह देश अमेरिका बन गया है। और गोल्ड मेडल के मामले में पाकिस्तान भारत से भी आगे है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक गोल्ड मेडल जीता है और इस वजह से भारत पाकिस्तान से भी पीछे रह गया है। ये है हमारे देश का डेवलपमेंट, ये है हमारे देश की आज़ादी कि हम दुनिया के स्तर पर जो गेम होते हैं उनमें हमारा स्थान कितना पीछे है। हाँ, हम लोग अंधविश्वास में, पाखंडवाद में इतने ज़्यादा आगे हैं कि कुछ महीनों पहले जो हाथरस में हादसा हुआ उसमें कितने सारे बच्चों और महिलाओं की जानें गई, लेकिन सरकार के द्वारा उसे भी किसी तरह से साजिश करके उस मुद्दे को दबा दिया गया। अब कोई भी हाथरस के बारे में बात नहीं करता है। ये है हमारे देश की आज़ादी। तो इसका मतलब यह हुआ कि अन्ना भाऊ साठे ने जो ये बात कही थी कि भारत देश की जनता भूखी है, ये आज़ादी झूठी है, यह उनका नारा एकदम सही साबित होता है। और जो भीमराव अंबेडकर ने बात कही थी कि जो आज़ादी है वो देश को मिली है, ना कि देश के लोगों को, तो यह भी एकदम 100% सही साबित होता है, क्योंकि भारत देश के लोग आज भी जाति व्यवस्था के शिकार हैं। आज भी उन्हें जाति की वजह से नंबर कम दिए जाते हैं, उन्हें अवसर नहीं दिए जाते, और अगर उन्हें अवसर मिलता भी है तो उनका शोषण किया जाता है और किसी तरह से उन्हें पीछे कर दिया जाता है। तो आज भी हम लोग आज़ाद नहीं हैं। इसीलिए हम सभी लोगों को जाति, धर्म, संप्रदाय, बोली, इन सभी मुद्दों से ऊपर उठकर एक साथ एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। हमें 15 अगस्त के दिन ये संकल्प लेना होगा कि हम ना तो किसी के साथ अन्याय करेंगे और ना ही हमारे साथ कोई भी अन्याय करता है उस अन्याय को हम बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है। हम सभी लोगों को एक साथ एकजुट होकर मुख्य बिंदुओं पर बात करनी होगी, जैसे रोजगार पर, सुरक्षा पर, विकास पर, सभी लोगों के अच्छे जीवन स्तर को बढ़ाने पर, पर्यावरण पर। हम सभी लोगों को ऐसे जो मुख्य विषय हैं उन पर बात करनी होगी। आज हमारे भारत देश में हर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। भारत देश में प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। दिन ब दिन जो पानी का स्तर है वो डाउन होता जा रहा है और इस वजह से हमें आने वाले समय में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो हम सभी को अपने धर्मों से ऊपर उठकर सत्ता के द्वारा जो राजनीति चलाई जा रही है धर्म को लेकर, इस धर्म की राजनीति को समझना होगा। पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा एक ही धर्म है, वह है मानवता का धर्म। हम सभी को मानवता के धर्म के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार करना होगा। हमें किसी भी मनुष्य को उसकी जाति के अनुसार नहीं, उसे इंसान के तरह देखकर उसके साथ व्यवहार करना होगा। जब हम एक दूसरे इंसान को इंसान समझ के व्यवहार करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस वजह से हमारे अंदर जो जाति की जो भावना है, जो धर्म की भावना है, इन सबको हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें अपने देश को उस मुकाम पर ले जाना होगा जब हमारा देश डेवलपमेंट के मामले में नंबर 1 पर हो। हमें फिर से अपने देश को सोने की चिड़िया बनाना होगा। हमें ऐसा देश बनाना होगा जहां लोग ताले नहीं लगाते थे और लोगों को चोरियों का भी डर नहीं था। हमें ऐसा देश बनाना होगा जहां सभी लोग सुरक्षित हों, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हों, कोई भी हो, सभी के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाना होगा। सभी को समान अवसर देने होंगे, सभी को समान मौका देना होगा, सभी को समान मानना होगा। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है कि हमें इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित जो समाज है और जो राष्ट्र है, ऐसे देश का निर्माण करना होगा। तो हम सभी लोग आज के दिन ये शपथ लें कि हम इस देश में
भारतीय संविधान के अनुसार समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे और पूरे भारत को दुनिया में नंबर 1 पर लेकर जाएंगे। ऐसा संकल्प आज हम सभी लोग करें और इस संकल्प को पूरा करने के लिए अपने स्तर से हर दिन प्रयास करें, ताकि जल्द ही हम सभी लोगों को ऐसी आज़ादी मिल सके जिस आज़ादी में किसी की भी कोई समस्या ना हो। क्योंकि असली आज़ादी वही है जिस आज़ादी में किसी की भी कोई समस्या ना हो, सभी लोग खुशहाल हो, सभी को समान अवसर मिले और किसी के भी साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव ना हो। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल मोटो टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।